हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हमें पढ़ना है टीथ का बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट, एज वेल एज आज हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स और इसके अलावा एक और टॉपिक है वॉल्डियर्स रिंग्स का। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। आइए स्टार्ट करते हैं टीथ के साथ में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात की थी टीथ के कंप्लीट पार्ट, यानी कि उसके 3 पार्ट जो हमने टीथ के बताए थे, पहला क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। इसके अलावा हमने वहाँ पे बताया था कि टीथ की ओरिजिन कैसी थी, एक्टोमीसोडर्मल थी, जिसमें एक्टोडर्म का बना हुआ पार्ट होता है अपना कौन सा, ऊपर का एनिमल क्राउन वाला पार्ट, और बाकी का पार्ट जो कि डर्मिस से डिराइव हुआ था उसको हमने मीजोडर्म के अकॉर्डिंग ले लिया था। खैर, यहाँ से लास्ट में हम बचा हुआ पार्ट टीथ का लेते हैं और इसे आज खत्म करते हैं। अगर टीथ देखें बच्चों, तो यहाँ से टीथ हमारे यानी कि मैमल्स में टीथ जो है वो 4 टाइप के मिल जाते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। इंसीजर्स, दूसरा कैनाइंस, तीसरा प्रीमोलर्स और लास्ट मोलर्स। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अगर इंसीजर्स की अगर हम बात करें तो ये वाले टीथ जो होते हैं वो चीजर लाइक होते हैं। कैसे? चीजर लाइक। चीजर लाइक स्ट्रक्चर है इनका। चीजर लाइक स्ट्रक्चर के अलावा इनका जो यूज होता है वो होता है नॉइंग के लिए। किसके लिए? नॉइंग यानी कि काटने के लिए। मतलब आगे वाले जो दांत आप देख रहे हैं जो कि काटने के लिए होते हैं, नॉइंग द फूड, काटने के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो एलिफेंट के टस्क देखे होंगे जो कि आगे की साइड निकलते हैं। आगे की साइड जो एलिफेंट के टस्क निकलते हैं ना, टस्क लंबे लंबे से टस्क जो होते हैं एलिफेंट के, तो एलिफेंट के जो लंबे लंबे से दांत हैं, टस्क हैं, वो अपर इंसीजर का मॉडिफिकेशन होते हैं। किसके? किसका? अपर इंसीजर का। तो टस्क ऑफ एलिफेंट आर modification of upper incisor। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देख सकते हैं कैनाइंस। कैनाइंस अगर देखें तो चीरने और फाड़ने के लिए होते हैं, पॉइंटेड टीथ हैं। कैसे? पॉइंटेड। तो इन्हें अपन एक नाम दे सकते हैं क्या? शार्प पॉइंटेड टीथ। शार्प पॉइंटेड टीथ जो कि यूज होता है किसके लिए? टीयरिंग के लिए। अब किसी भी फूड को चीरने या फाड़ने का काम तो वही करेंगे जो कि कार्निवोरस हो, जिससे वो आसानी से नॉन वेजिटेरियन डिशेस को खा सकें। तो हम कहें जो जानवर शिकार करते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं, उनमें ये कैनाइंस अच्छे से डेवलप होते हैं। क्या? क्या? बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे वो इजीली उस मांस को, उस जो कार्निवरस एनिमल्स जो होते हैं वो इजीली जो फूड वो इनटेक कर रहे हैं उसको इजीली चीर फाड़ सकें, उसको टीयर कर सकें और इजीली इंजेस्ट कर सकें। तो उनमें कैनाइंस हाईली डेवलप रहते हैं, मोस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स।
यानी कि एक बात तो क्लियर भाई कि जो कार्निवोरस नहीं होंगे, जो कि शिकार नहीं करते, यानी कि जो केवल घास फूस खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं, उनके अंदर ये कैनाइंस डेवलप नहीं होते। या फिर कहें तो कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें कैनाइंस होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, रैबिट का। तो रैबिट के अंदर ये कैनाइंस मिलते ही नहीं है, कैनाइंस उनमें नहीं पाए जाते। तो कैनाइंस नहीं मिलते तो कैनाइंस की जगह खाली रह जाती है, कैनाइंस नहीं मिलते तो कैनाइंस की जगह खाली रह जाती है, यानी कि दांतों के पूरे सेट में कैनाइन वाली जगह खाली रहती है। और इस खाली जगह को हर्बीवोर्स के अंदर, सेट के अंदर, टीथ के सेट के अंदर हर्बीवोरस में कैनाइन के लिए बची हुई खाली जगह को हम एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम होता है क्या, डायस्टेमा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम canines are absent in herbivores. और जो फ्री स्पेस होता है उसको बोल देते हैं अपन क्या, डायस्टेम। प्रीमोलर एंड मोलर, इन दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम वर्किंग है इनकी, सेम वर्किंग और लगभग सेम ही होते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि प्रीमोलर जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं शेप में, और ये जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। अब अगर इनकी वर्किंग देखी जाए तो च्यूइंग यानी कि चबाने के लिए, एज वेल एज ग्राइंडिंग करने के लिए। सेम यहाँ पे भी लिख लेंगे, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसके अलावा अपन लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या, चबाना, फूड को चबाना, यानी कि हेल्प इन द मेस्टिकेशन, help in the mastication of food। हेल्प इन द mastication ऑफ फूड। ये यहाँ तक खत्म हो गया हमारा। अब हम चलते हैं डेंटल फॉर्मूला पे, इसे मिटाते हैं। डेंटल फॉर्मूला अगर हम बच्चों में देखें, बच्चों में कब, जब बच्चों का मिल्क सेट रहता है, क्या, मिल्क सेट, परमानेंट सेट अभी तक नहीं है, बच्चों की बात कर रहे हैं। तो 4 टाइप के दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो नीचे भी वही, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाले से आधे सेट की, कितने की, आधे सेट की, आधा सेट नीचे का, आधा सेट ऊपर का, आधा सेट ऊपर का, आधा सेट नीचे का। तो आधा सेट इधर का, आधा सेट इधर का, उतना ही जस्ट डबल इस साइड हो जाएगा। तो अगर बच्चों में देखें तो 2 इंसीजर मिलते हैं बच्चों को, ठीक है, एक कैनाइन मिलता है। प्रीमोलर बच्चों के अंदर नहीं होते, ठीक है, मोलर 2 होते हैं। अगर देखें
तो नीचे भी वही कंडीशन होगी 2 1 0 2 इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर 2102 अपॉन 2102। अब अगर काउंट करो ऊपर के सेट में आधी जगह में काउंट करो, आधा ऊपर का सेट काउंट करो तो 2 3 4 5 और 2 3 4 5 10 हो गए। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो 5 आधी सेट में आधी जगह और 5 नीचे की आधी जगह, तो पूरा काउंट करो ऊपर की साइड। अगर ऊपर के आधे जबड़े में 5 दांत हैं तो इधर का आधा काउंट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो 2102 इतने आधी सेट में और 2102 इतने आधी सेट में, तो टोटल कितना हो गया? 10 10 10, यानी कि टोटल अगर काउंट करें तो कितने? 20 दांत। तो बच्चों के अंदर उपस्थित कुल दांतों की संख्या कितना? 20। यही वो दांत हैं जो कि मिल्क सेट की कैटेगरी में आते हैं और एक बार गिरने के बाद दोबारा चले आते हैं। एक बार गिरने के बाद दोबारा चले आते हैं। मिल्क सेट में इतनी ही दांतों की संख्या 20 होती है, यानी कि इन्हीं दांतों को, इतने ही दांतों को अपन डाइफियोडोंट भी बोल सकते हैं, यानी कि जीवन में 2 बार आने वाले। अब एडल्ट की कंडीशन में देखो, एडल्ट में देखें तो वही से अब इंसीजर उतने ही रहते हैं, कैनाइस उतने ही रहते हैं। अब जो प्रीमोलर बच्चों में नहीं थे, ये प्रीमोलर बच्चों में आ गए। जो बच्चों में नहीं थे एडल्ट में आ गए। मोलर बच्चों में सिर्फ 2 थे, यहाँ 3 हो गए। ठीक है, तो ऊपर के आधे सेट में काउंट करो भाई, काउंट करो, बहुत मुश्किल है। ऊपर के आधे सेट में देखें तो 2 1 2 3, यानी कि 2 3 4 5 और 3 8, ऊपर के आधे सेट में 8, तो ऊपर के बाकी के बचे आधे सेट में भी 8, तो टोटल 16, नीचे भी कितनी? 16, तो टोटल कितना हो गया? 16 यानी कि 32। ओके, ये डेंटल फॉर्मूला हो गया बच्चों के लिए और ये बूढ़ों के लिए। तो बचपन में दांतों की संख्या 20 और ये दांत जो है वो जीवन में 2 बार आते हैं। और बचपन में दांतों की संख्या कितनी? 32, जिसमें से 20 तो पहले थे वही आ गए, यानी कि 12 दांत ऐसे होंगे जिनमें से जो प्रीमोलर और मोलर में रखेंगे 12 दांत ऐसे होंगे जो कि जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। 20 दांत तो वो थे जो जीवन काल में 2 बार आ जाते हैं, यानी कि मिल्क सेट वाले। और बाकी के बचे 12 कौन से होंगे जो कि जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आएंगे? मोनोफियोडोंट के लिए उनका हम नाम दे सकते हैं। तो ये डेंटल फॉर्मूला की बात खत्म है। आइए मिटाते हैं इसको। दांत खत्म होने के बाद में मैंने आपसे कहा था सैलिवरी ग्लैंड की बात करेंगे। किसकी? सैलिवरी ग्लैंड की। ठीक है, अब सैलिवरी ग्लैंड की बात करने से पहले सबसे जरूरी चीज जिंदगी की, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, सलाइवा। खाना अंदर ही नहीं जा पाएगा इसके बिना, तो इसके बिना खाना जब अंदर नहीं जाएगा तो फिर डाइजेशन कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज इसमें एक एंजाइम मिलता है टाइलिन। क्या? टाइलिन, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। यानी कि अगर हम कहें बड़ी काम की बात है, अपनी माउथ कैविटी से कुछ मात्रा में एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है और कुछ मात्रा में डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है सलाइवा में मिलता है टाइलिन। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। एज वेल एज कुछ दवाइयाँ और अल्कोहल का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? माउथ कैविटी से। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल अंदर नहीं ले जाए, बोले अल्कोहल में स्टमक में नहीं ले जाऊंगा, और अल्कोहल लेकर के पिए बढ़िया और मुंह में कुल्ला करे और पिच कर दे, उसको थूक दे, तो क्या नशा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि माउथ कैविटी से ही अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी नशा हो सकता है। इसीलिए जो तम्बाकू पुड़िया खाने वाले लोग हैं वो जरूर थोड़ी ना अंदर ले जाते हो भर भर के, तो बना के उससे बेहतरीन सी ग्रेवी अंदर ले जाते हैं। जरूरी नहीं, माउथ कैविटी से ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो नशा या फिर कई सारी दवाइयाँ, ड्रग्स, मेडिसिन, इसके अलावा अगर हम कहें
अल्कोहल, कई सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन माउथ कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, एज वेल एज डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन माउथ कैविटी से ही शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के कंपोजिशन की अगर देखें तो इंटरेस्टिंग है। वाटर बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें, कितना 99.5%। अब बाकी का बचा हुआ 0.5% इसमें हमारा होता है क्या, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस के अलावा अपन ले सकते हैं क्या, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, टाइलिन का सीक्रेशन जो होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से होता है, वही बताएंगे। ठीक है, टाइलिन। इसके अलावा लिख सकते हैं अपन क्या, लाइसोजाइम। थायोसाइनेट आयन। इसके अलावा हम ले सकते हैं क्या, कुछ मात्रा में यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये सारे के सारे इसके अंदर सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर देखें तो लाइसोजाइम और थायोसाइनेट है, जो लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट होता है, इसका मेन वर्क जो होता है वो होता है बैक्टीरिया को किल करना। इसीलिए जो जानवर होते हैं, जानवर कुत्ते जिनको ट्यूब नहीं मिल रहा, चोट लग गई ट्यूब नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं, अपने घाव को ही लिक करते रहते हैं, चाटते रहते हैं, इससे सलाइवा उस पर लगता है और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट लाइसोजाइम और थायोसाइनेट उस घाव को थोड़ा सा जल्दी ठीक करने में मदद कर देते हैं, है ना। ये आपका कंपोजिशन हो गया सलाइवा का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स देखें, इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, अगर यहाँ से देखा जाए पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के लिए लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें तीन चीजें याद रखनी होती है हमें। इनमें तीन चीजें याद रखनी है, एक तो लोकेशन, ग्लैंड की लोकेशन, ठीक है। दूसरा, ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट का कहाँ पर सलाइवा सीक्रेट हो रहा है उसकी लोकेशन, डक्ट की लोकेशन। एक तो ग्लैंड की लोकेशन, दूसरा डक्ट की लोकेशन, और तीसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो उस डक्ट का नाम जो कि इससे सलाइवा लेकर के छोड़ रही है, कहां पे छोड़ेगी वो हम बताएंगे बाद में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले डक्ट ही देख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी, स्टेनसन्स डक्ट। इसके अलावा देखें तो ये स्टेनसन्स डक्ट पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा लेके आएगी एंड लोकेशन ऑफ ग्लैंड बिलो द ईयर, कानों के जस्ट नीचे। अब ये कहाँ लेके जाती है, ये स्टेनसन्स डक्ट पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से, ये स्टेनसन्स डक्ट यहाँ से, ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से स्टेनसन्स डक्ट
जो सलाइवा लेके आती है, कल आपको याद हो तो मैंने कहा था अंदर से चीक्स और गम्स, मसूड़ों और गाल के बीच की खाली जगह को हम बोल देते हैं क्या, वेस्टिब्यूल। क्या, वेस्टिब्यूल। तो यहाँ से चलने वाली स्टेनसन्स डक्ट, कहाँ से चलने वाली, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से चलने वाली स्टेनसन्स डक्ट सलाइवा भर भर के लेके आती है और कहाँ छोड़ देती है, ये वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल अपर वेस्टिब्यूल में, यानी कि चीक्स और गम्स के बीच की खाली जगह में छोड़ देती है। नदियाँ बह रही हैं और ऐसे जीभ लेके जाओगे तो नदी बहती चली जाएगी। तो काय की, सलाइवा की, बिलो द ईयर। ठीक है, तो ओपन इन द वेस्टिब्यूल, duct open in the vestibule of the upper jaw। अब काम की बात ये कि अगर कभी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का, यानी कि यहाँ ये कान भूल जाते हैं लोगों के, अगर कभी कभी इस पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का इनका इन्फेक्शन हो जाए, क्या इन्फेक्शन, कैसे हो जाए, वायरस से, अगर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन को एक नाम देते हैं, बोलते हैं मम्प्स, MUMPS। इसके टीके भी लगते हैं, वैक्सीनेशन भी होता है इसका। तो हम लिख सकते हैं if these glands are infected by viruses, this disease is called as मम्प्स। ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के लिए बात हो गई। अगला, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब लोकेशन देखो इसकी, सबसे पहले हम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे जो यहाँ लिया था। अगर देखें तो इसकी डक्ट जो होती है वो होती है वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट। डक्ट कौन सी, वार्टन्स डक्ट। दूसरा, ग्लैंड की लोकेशन ऑफ इन बिटवीन द अपर जो एंड लोअर जो, इसकी लोकेशन जो होती है ना, वो दोनों जड़ों के बीच में। अपर जो एंड लोअर जो के बीच में लोकेशन, ग्लैंड की लोकेशन। अब अगर देखें, अब इसके बाद ये डक्ट ओपन कहाँ होती है, ये डक्ट ओपन होती है इंसीजर के पीछे। इंसीजर के, कौन सी इंसीजर के पीछे, जस्ट नीचे वाले जबड़े में जो इंसीजर से आगे के दो दांत हैं उसके जस्ट पीछे। तो अपन लिख सकते हैं डक्ट्स ओपन इन द लोअर जो जस्ट बिहाइंड द इंसीजर। अब विश्वास नहीं होगा मेरी बात का, अपनी टंग लो और टंग आगे के दो दांत है ना, दो दांत आगे के दो दांत, उसके आगे के दो दांत ऊपर वाले और उसके नीचे वाले। तो आगे के दो दांत जो नीचे वाले हैं उसके जस्ट नीचे के साथ में अपने नीचे की साइड में अपनी टंग लगा के देखो, नदियाँ बह रही हैं यहाँ से। तो नदियाँ का कि सलाइवा की नदियाँ बह रही हैं, तो ये सलाइवा की नदी यहाँ पे कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है कि ये यहाँ पे दोनों जबड़ों के बीच में अपर जॉ लोअर जॉ के जंक्शन पर जो ग्लैंड मिल रही है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, यहाँ से चलने वाली डक्ट अपने दोनों लोअर इंसीजर्स के पीछे की तरफ, अपने
दोनों इंसीजर के, दोनों लोअर इंसीजर्स के पीछे की तरफ जस्ट सलाइवा सीक्रेट करती है। तो इस डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। अगर देखें डिस्टेंस वाइज और साइज वाइज, यहाँ पे देखें तो वार्टन्स डक्ट को यहाँ पे लार्जेस्ट डक्ट बोल सकते हैं अपन, लार्जेस्ट सिलाइवरी डक्ट। एज वेल एज एक और चीज, यहाँ पर सब मैक्सिलरी ग्लैंड हाईएस्ट अमाउंट में सलाइवा भी प्रोड्यूस करती है, इसका सलाइवा सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय, यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। खत्म। तीसरा और लास्ट, सबलिंगुअल ग्लैंड। जगह की कमी के चलते हम अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड यहीं लिखेंगे। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड अगर देखें तो इससे एक नाम दे सकते हैं, एक बड़ा प्यारा सा नाम दे सकते हैं, क्या, स्मॉलेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड। सबसे छोटी सिलाइवरी ग्लैंड यही है, ठीक है। डक्ट अगर देखें वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम। तो अगर इसकी डक्ट देखें तो इसकी डक्ट का नाम होता है डक्ट्स ऑफ रेविनस। बहुत सारी छोटी 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 डक्ट होती हैं जो कि इससे निकलती हैं, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट होती हैं जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलती हैं। अगर इसके बाद देखें तो इसे, इसकी डक्ट को एक नाम और दे सकते हैं, इसकी डक्ट को एक और नाम दिया जाता है, वो होता है बार्थोलिन्स डक्ट, ठीक है। इसके बाद डक्ट होने के बाद में अब देखेंगे लोकेशन। अगर लोकेशन देखी जाए तो जस्ट बिलो द टंग, लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स, टंग के जस्ट नीचे। अब डक्ट ओपन कहां पे हो रही है, डक्ट अगर टीथ में देखें तो टीथ में दो सरफेस ली थी, एक तो ऊपर वाली डॉर्सल सरफेस, नीचे वाली वेंट्रल सरफेस। तो यहाँ पे टंग के नीचे होती है और टंग के नीचे ही वेंट्रल सरफेस पे ही ये सलाइवा पहुंचा देती हैं। तो टंग के वेंट्रल साइड पे ये पहुंचा देती है। आइए देखें कुछ तूफानी देखें। देखो 3 टाइप की ग्लैंड, पैरोटिड, ठीक है, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। इसकी डक्ट एक्सटेंशंस, ठीक है। सब मैक्सिलरी की डक्ट सामने लिखिए भाई साहब, बहुत बड़ी होती है इसकी डक्ट, वार्टन्स डक्ट। और सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट जो होती है डक्ट ऑफ रेविनस। यहां से आप एक ट्रिक बना सकते हैं, पैरोटिड एक्सटेंशंस, सबमैक्सिलरी, वार्टन्स, सबलिंगुअल, डक्ट ऑफ रेविनस, SSW, SMW, SLR, सबमैक्सिलरी, वार्टन्स, सबलिंगुअल, रेविनस, पैरोटिड एक्सटेंशंस। अगर इसमें देखें लार्जेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड, लार्जेस्ट सिलाइवरी डक्ट वार्टन्स, इसके अलावा स्मॉलेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो सीक्रेट करती है कौन, पैरोटिड सिलाइवरी ग्लैंड, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिल जाती है। राइट, नेक्स्ट इसे मिटाते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं।
आइए कुछ तूफानी करें। वॉल्डेयर स्ट्रिंग, वॉल्डेयर स्ट्रिंग अगर देखें तो लिम्फोइड टिश्यू के कुछ बंडल्स मिलते हैं लिम्फोइड टिश्यू के, जिन्हें हम एक नाम देते हैं टॉन्सिल्स। क्या? टॉन्सिल्स। तो पूरी बकोफेंजियल कैविटी में, पूरी बकोफेंजियल कैविटी में एक रिंग मिल रही है टॉन्सिल्स की, लिम्फोइड टिश्यू की एक रिंग मिल रही है। उस रिंग को ही हम नाम दे देते हैं वॉल्डेयर रिंग। दोबारा सुनना काम की बात। लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू से बने हुए स्ट्रक्चर टॉन्सिल्स। क्या? टॉन्सिल्स, जो कि लिम्फोसाइट्स के का लिम्फोसाइट्स की साइट भी होते हैं, जिनसे लिम्फोसाइट सीक्रेट होते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। लिम्फोइड टिश्यू के गुच्छे, जिन्हें हमने बोल दिया क्या? टॉन्सिल्स। पूरी बकोफेंजियल कैविटी के अंदर, बकोफेंजियल कैविटी के अंदर एक सर्कुलर मूड में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। ऐसे देखो, ये बकोफेंजियल कैविटी बना दी अपन ने। इसमें सबसे आगे अगर हम देखें, इसे हम बोलते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल्स या नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल्स भी बोल सकते हैं। क्या? फेरिंजियल टॉन्सिल्स। इसके जस्ट नीचे हमें मिल जाती है क्या? यूस्ट्रेचियन ट्यूब। यूस्ट्रेचियन ट्यूब। और यूस्ट्रेचियन ट्यूब के सराउंडिंग में जो टॉन्सिल्स मिल जाते हैं उनको बोलते हैं क्या? ट्यूबल टॉन्सिल्स। यूस्ट्रेचियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है ना, तो यूस्ट्रेचियन ट्यूब कहाँ से आई थी? मिडिल ईयर से आई थी। पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब पता पड़ेगा कहाँ से आई थी यूस्ट्रेचियन ट्यूब। तो यूस्ट्रेचियन ट्यूब की जहाँ ओपनिंग हो रही है उस जगह पे कौन से टॉन्सिल्स मिल गए? ट्यूबल टॉन्सिल मिल गए। कौन से? ट्यूबल टॉन्सिल। इसके बाद हमने बनाने कौन से? पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल। और लास्ट में, ये हम पहले भी देख चुके हैं एक बार, लिंगुअल टॉन्सिल। क्या? लिंगुअल टॉन्सिल। तो इस तरीके से इस बकोफेरिंजियल कैविटी में एक सर्कल सा बन गया, एक रिंग सी बन गई। किसकी? टॉन्सिल्स की। टॉन्सिल्स क्या है भाई? टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल्स है लिम्फोइड टिश्यू के बंडल्स या लिम्फोइड टिश्यू के बने हुए। तो इस रिंग को ही, बकोफेरिंजियल कैविटी में मिलने वाली इस रिंग को ही हम बोल देते हैं क्या? वॉल्डेयर्स रिंग। वॉल्डेयर्स रिंग। ओके, अब वन बाय वन इन टॉन्सिल्स की हम स्टडी कर लेते हैं। तो पहले तो टॉन्सिल्स की स्टडी कर लेते हैं।
द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स। लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स, कहाँ के लिम्फॉइड टिश्यू? फेरिंग्स के। द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स क्या है? रिंग लाइक मैनर है, रिंग लाइक मैनर। इसी को बोल दिया क्या? क्या बोल दिया? वर्डियंसली। ये तो डेफिनेशन होगी वर्डियंसली की। आइए वन बाय वन अब सारे टॉन्सिल्स पढ़ लिए जाए। सबसे पहले हम लेते हैं नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स, ऊपर वाले। इन नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स को एक नाम और देते हैं, इन्हें बोल देते हैं अपन क्या? एडिनॉइड्स। क्या? एडिनॉइड्स। इन्हें एक नाम और दिया जाता है, इन्हें बोल देते हैं क्या? एडिनॉइड्स। तो हम कहें कि अगर इनमें स्वेलिंग हो जाए, अगर इनमें स्वेलिंग हो जाए तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। किसमें? सांस लेने में। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग। अगर इसमें सूजन आ जाए नेज़ोफेरिंजियल टॉन्सिल्स में, क्योंकि जस्ट नेजल कैविटी के साइड में या नीचे की साइड में मिल रहा है, तो वापस स्वेलन अगर आ गई, इन एडिनॉइड्स में अगर सूजन आ गई तो आधी बड़ी समस्या के साथ में सांस ले पाता है। अगला इसके बाद में अपना आ जाता है ट्यूबल टॉन्सिल, जो कि यूस्ट्रेशियन ट्यूब की ओपनिंग के पास में मिल रहे हैं, ट्यूबल टॉन्सिल्स। अगर ट्यूबल टॉन्सिल्स की बात करें तो अगर देखें तो इसकी सिर्फ लोकेशन बता दो, प्रेजेंट अराउंड, काफ़ी छोटे होते हैं तो इसकी सूजन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रेजेंट अराउंड द ओपनिंग ऑफ यूस्ट्रेशियन ट्यूब। कहानी ये कहती है कि भाई यूस्ट्रेशियन ट्यूब क्या है? यूस्ट्रेशियन ट्यूब मिडिल ईयर से चलने वाली एक डक्ट है जो कि माउथ कैविटी में जाके खुलती है, और इसका मेन वर्क जो होता है वो बैलेंसिंग करना होता है। क्या? बैलेंसिंग करना होता है, जिससे बैलेंस बना है। ठीक, नेक्स्ट। अगला है पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो देखें वो ओरल कैविटी की जस्ट सामने की साइड पड़ जाते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो ये टॉन्सिल्स होते थे, ये टॉन्सिल्स होते थे, ये जो फूल जाते थे, इमली खा लेते थे या फिर गन्ना कुछ खा लेते थे। एक्चुअली बच्चों में क्या होता है कि वो कहीं से भी आते हैं, सीधे हाथ कहाँ डालते हैं? मुंह में। कुछ भी हो हाथ में, सीधे कहाँ? मुंह में। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा या सबसे पहले इन्फेक्शन का खतरा जो होता है वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स को होता है, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्टेड बैक्टीरिया या वायरस आए तो उनसे लड़ाई करनी है। किससे? पैलेटाइन टॉन्सिल्स से निकलने वाले लिम्फोसाइट्स से। ये क्या है? लिम्फोइड टिश्यू के बंडल। तो ये सूज गए तो ये पूरा ये गलगुआ ये पूरा सूज गया। ठीक है, अब जब ये सूज गया पैलेटाइन टॉन्सिल्स तो फायदे की बात है, कुछ हद तक तो फायदे की बात है, लेकिन फायदे की बात इसलिए क्योंकि जब ये स्वैलन होगी इसमें तो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेंगे तो आराम मिल जाएगा, या फिर इनकी सूजन से जो लिम्फोसाइट्स ज़्यादा बने, लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप है ना, वो ज़्यादा बने, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? जो इन्फेक्टेड वायरस या बैक्टीरिया है उनको किल कर देंगे। काम की बात ये कि अगर कभी कभी कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। कैसे हाइपर सेंसिटिव होते हैं? वो जरा सी बात से, जरा सा ही कुछ चला गया या जरा सा कुछ खट्टा खा लिया या जरा सा थोड़ा सा भी अगर कुछ इन्फेक्टेड पार्ट मुंह में चला गया, ये पहले सूज के बैठ जाते हैं, इनमें पहले साइलेंट हो जाती है।
तो ऐसे लोगों में प्रवृत्ति पाई जाती है, एक हैबिट देखने को मिलती है, टेंडेंसी मिलती है कहीं के पैलेटाइन टॉन्सिल्स के फूल जाने की। ठीक है, बात बात पे फूल के बैठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इन टॉन्सिल्स को कट करके हटा दिया जाता है जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो इस तरह टॉन्सिल्स को कट करके हटा देना, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिलेक्टॉमी, यूट्रस को कट करके हटाना हिस्टेरेक्टॉमी। तो लास्ट में अगर ये वर्ड यूज करें टॉमी, तो ये कट करके सर्जिकल रिमूवल से रिलेटेड वर्ड है। अगर बोले पैलेटाइन टॉन्सिल्स या बोले टॉन्सिलेक्टॉमी यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स या टॉन्सिल्स, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स को ही कट करके हटाया जाता है अगर किसी में टेंडेंसी मिले किसकी, टॉन्सिल्स की हाइपर सेंसिटिविटी की। तो इसके लिए लिख सकते हैं